सभी को जय हिंद। और आप सभी को इस पार्ट 2 वीडियो में बायोलॉजी के पार्ट 2 मैराथन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इससे पहले वाला वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन वीवीआई करा चुका हूं। आज अगले क्वेश्चन में, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ क्या कहता है, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पतियों को प्रकाश संश्लेषण अंगक क्यों कहते हैं। पतियों को प्रकाश संश्लेषण अंगक क्यों कहते हैं। मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, पति को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। बहुत पति के बारे में बहुत चीज है जिस चीज को आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए। सबसे पहले पति के बारे में कहा गया है कि पति जो होता है वह पेड़ पौधे का किचन माना गया है, रसोई घर। पतियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पतियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर मैं आपको बता दूं कि पतियों के बारे में एक्सेप्शन है कि पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा गया है। यहाँ पे देखिए आंसर में लिखता है कि किसी पत्ती के सूक्ष्म, ये गलती लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, किसी पत्ती के सूक्ष्म अध्ययन करने से पता चलता है कि पत्ती में हरे रंग की अंडाकार रचनाएं होती है जिसे हरित लवक कहते हैं। जो हरे रंग का रंजक होता है यह सभी अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाया जाता है और इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती। ध्यान सुनेंगे, किसी भी पत्ती के सूक्ष्म अध्ययन करने से यह पता चला है कि पत्तियों के अंदर हरे रंग की अंडाकार रचनाएं पाई जाती है। यह अंडाकार रचनाएं ही क्या कहलाती है, हरित लवक कहलाती है। और जो हरे रंग का रंजक होता है यह सभी अधिकांश पौधे के पत्तियों में ही पाया जाता है और इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के कारण इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है और दूसरे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन बाबू लोग क्या कहता है कि पत्तियों में स्टोमाटा खुलना एवं बंद होना चित्र द्वारा समझाएं। अभी स्टोमाटा क्या होता है, ये उसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि स्टोमाटा होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पत्तियों में स्टोमाटा का खुलना एवं बंद होना, तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह है आपका स्टोमाटा। यह है आपका स्टोमाटा। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं इस फोटो को, इस फिगर को, तब आपको समझ में आ जाएगा। यह है आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा एक जो है वो खुला हुआ है और एक है जो बंद है। जब खुला हुआ रहेगा तो क्या होगा और बंद होगा तो क्या होगा। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने शरीर से जल हानि को रोकने के लिए, इनके शरीर से वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल अधिक मात्रा में शरीर से बाहर न हो जाए, उसके लिए स्टोमाटा को क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। स्टोमाटा के अंदर एक छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों को अगर लॉक कर लिया जाए तो पौधों के अंदर से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। आप लोग इसको अगले पॉइंट में समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधों के आंतरिक भाग में स्टोमाटा होता है और स्टोमाटा यह दिखाता है, ठीक है, स्टोमाटा यह दिखाता है क्लियरली, आप इस चीज को आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्टोमाटा के मुख भाग में एक छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों द्वारा वायुमंडल में CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुंचता है। यह छिद्र खुल भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। जब कोशिकाएं जल का अवशोषित करती है तो स्टोमाटा का रंध्र खुलता है। समझ रहे, जब कोशिकाएं जल को अवशोषित करती है तो स्टोमाटा का रंध्र खुलता है, और जब अवशोषित कर लेती है इसके विपरीत क्या हो जाती है, बंद हो जाता है। अब जब बाहर की तरफ अगर निकलेगा तो क्या होगा, बंद कर लेगा। मैंने बता रखा था कि कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, स्टोमाटा को बंद कर लेते हैं, द्वार कोशिकाओं को बंद कर लेते हैं, रंध्र को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर से क्या निकल जाए, जो जल निकल रही उस हानि को क्या कर लिया जाए, रोक लिया जाए। अगले वे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, उसका नाम है पेस्टिक या अल्सर रोग। अब ये पेस्टिक या अल्सर रोग क्या है उसको आप अच्छे से समझिए। पेस्टिक या अल्सर रोग को जब हम लोग समझते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है
कि हमारे शरीर के भीतर पाचन तंत्र है जिसे डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, और भोजन का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है और जाकर के मल द्वार तक, एनस तक खत्म हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो हमारा शुरू हुआ है उसका सबसे पहला जो पार्ट है वो मुख है, और मुख के बाद जो दूसरे पार्ट में जब भोजन पहुंचता है तो वो दूसरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं बच्चों, उस दूसरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं आमाशय। और उस आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आमाशय का फोटो आम जैसा होता है, ऐसा। अब इस आमाशय में, सॉरी ये दाहिने तरफ नहीं होकर के बाएं तरफ होता है, ठीक है, आप ऐसे ले लें। अब ये ऐसा है कि इसमें भोजन जब आता है तो अम्लीय माध्यम से यानी खट्टे पदार्थ से होता है। अब ये खट्टा पदार्थ क्या है, तो यह जो खट्टा पदार्थ है वह दिखाता है इस खट्टे पदार्थ के अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल का नाम है HCl। उस खट्टे पदार्थ का नाम क्या है, HCl। और इसी HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये कहता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है कि बाहर से जो भी चीज आएगा उसके सूक्ष्म जीवाणुओं को हम मार करके खत्म कर देंगे। अब हम लोग को टॉपिक ये डिस्कस करना है कि पेस्टिक या अल्सर रोग क्या है और यह कैसे होता है। आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे पेट के भीतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वह हमेशा सेक्रेट होते रहता है, जठर रस निकलता रहता है। तो वो किस लिए है, भोजन में आए हुए जीवाणुओं को मारने के लिए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पर भोजन नहीं करते, जैसे हम लोग की माँ जो है वह दिन भर क्या करेगी, बउआती रहेगी। बउआने कहने का मतलब बेकाम के नहीं बउआती है, कभी घर का बेटा का कपड़ा फींच देते हैं, कभी पति का कपड़ा फींच देते हैं, तेका पोछा लगा लेते हैं, तेका ये बर्तन माज लेते हैं, और समय भोजन करती है। तो घर में सबसे ज्यादा बीमार रहने वाला आदमी कौन है, माँ। और उसका फीलिंग कोई नहीं समझता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो करती ही क्या है, वो तो घर में रहती है। पापा का फीलिंग सब कोई समझता है कि पापा बाहर से पसीना लथपथ होकर के आ जाते हैं तो लोग कहता है पापा काम पे गए थे, और माँ सुबह से शाम तक इतना काम करती रहती है और उनका जल्दी कोई फीलिंग नहीं समझ पाता है। इसका कारण क्या है कि वो घरेलू काम करती है। तो घरेलू काम बहुत टफ होता है, कंटिन्यू वर्क कर रही है, समझ में आया। अब वो क्या कर ली, वो खाना टाइम पर खा ही नहीं रही है। घर में सबसे ज्यादा अनटाइमली अगर खाना खाने वाली है तो माँ है। हम लोग सुबह खाना बना के दी, खा लिए, और बेचारी काम करे जा रही है, और फिर जब दोपहर हो गया हम लोग जब दोबारा खाना मांग रहे हैं तब पता चल रहा है वो पूजा ही कर रही कि अब पूजा करके खाएंगे। तब ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। वो कौन सा, आमाशय में गैस्ट्रिक की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, कभी काल मल की बीमारी होना शुरू हो जाता है। वह क्या है, पेस्टिक अल्सर रोग। समझिए, जब कोई व्यक्ति असमय भोजन करता है, जब कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता है, अक्सर भूखा रह जाता है, तब इसके आमाशय में जठर रस में स्राव में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ध्यान समझिएगा, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, भोजन करता है, और भोजन करता है तो वह अनटाइमली करता है या अक्सर भूखा ही रह जाता है, तब उसके आमाशय में जठर रस का स्राव होना शुरू हो जाता है। अब ये जठर रस का स्राव में जैसे ही शुरू होगा तो क्या उत्पन्न हो जाता है, उसमें जठर रस के स्राव में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब जठर रस के स्राव में असंतुलन उत्पन्न होने का मतलब यह साफ साफ है कि अब वह जो जठर रस है वो आमाशय के भोजन में नहीं होने के कारण उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में स्रावित हो जाया करता है। ऐसे हालत में रस और अम्ल आमाशय के आंतरिक भित्ति को क्षति पहुंचाती है, उभरे घाव उत्पन्न कर देती है, आमाशय में जलन होती है। इसके बाद काफी कष्ट होता है इसी अवस्था को, ठीक है ना। देखो, आमाशय में उभरे घाव उत्पन्न करती है और आंतरिक भित्ति क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब पाचन क्रिया में बाधा होती है, रक्त का स्राव होने लगता है। इसी घाव को पेस्टिक या अल्सर रोग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं कर पाता है, अक्सर भूखा ही रह जाता है, उसके आमाशय में भोजन की अनुपस्थिति में भी जठर रस
अम्ल का स्राव हो जाता है। अम्ल और जठररस आपस में प्रवाहित होकर के आमाशय की दीवार पर आंतरिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं और वह उभरे घाव उत्पन्न कर देते हैं। यह घाव के कारण आमाशय में जलन होती है, ठीक है, गैस बनता है, हो सकता है कभी काल रक्त भी बहना शुरू हो जाता है। इससे काफी कष्ट अनुभव होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तब पाचन क्रिया बाधा होने लगती है, पाचन भोजन अच्छा से पचेगा नहीं और रक्त का स्राव होने लगता है। इसी घाव को पेस्टिक या अल्सर रोग कहते हैं। अब इतना ज्यादा पेस्टिक या अल्सर रोग को समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि आप यह निर्णय ले रहे होंगे कि हमें अक्सर भूखा रहना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीबा में भोजन को समझाइए। भैया अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अब सरल प्राणी संपोषी जीव क्या है उसको समझिए। ऐसा जीव जो भोजन के रूप में ठोस या तरल दोनों पदार्थ खाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा जीव जो भोजन के रूप में ठोस या तरल पदार्थ दोनों खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कुटपाद की मदद से भोजन करता है। अमीबा का भोजन जो है वो छोटे छोटे डायटम है, शैवाल के टुकड़े हैं। यह ठोस अवस्था में भोजन को भी क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि अमीबा में भोजन का पाचन होता कैसे है, जरा इसके बारे में समझाइए। तो अमीबा में भोजन के पाचन के बारे में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है बच्चों, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। जैसा कि लली आप लोग देख पा रहे हैं, यह भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है। मैं बता देता हूं, जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब यह पता चलता है कि वो अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमीबा है, यहाँ पे अमीबा है और भोजन यहाँ पे मिला, तो ये नजदीक हो गया, तो इसके चारों तरफ क्या बना लेगा? कुटपाद बना लेगा। कुटपाद मतलब एक टेम्पोररी पैर बना लेता है, कुटपाद बना लेता है और भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है तथा भोजन रसधानी का निर्माण करता है। इसी रसधानी में भोजन का पाचन होता है। किसका निर्माण करता है? भोजन रसधानी का निर्माण करता है और इसी रसधानी में भोजन का पाचन होता है। ध्यान समझिएगा। और पचा हुआ भोजन, यहाँ पे लिखता है पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंचकर, पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंचकर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंचकर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। तब पचे हुए भोजन जो आप लोग कर लिए हो उसको हमारी ये टेंशन बनना शुरू होता है। जैसा कि आप लोग ये फोटोज को देख करके समझ पा रहे होंगे कि देखिए भोजन तो हम लोग कर लिए, अब इसके शरीर के अंदर ये भोजन चला गया। अब भोजन जैसे ही गया तो उसको पचाएगा, पचाने के बाद उसके बॉडी के अंदर क्या हो गया? गंदगी लोड हो गई, यानी अपचा भोजन निकालना है बाहर। तो किलरी देख रहे हैं, इस अपचा भोजन निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो क्या करता है? भोजन को केंद्र के माध्यम से नीचे की तरफ लाता है। अब एक जगह खोलता है और फिर ये वाले पार्ट को खोल करके बाहर की तरफ निकाल लेता है। इसी चीजों को अगर आप लैंग्वेज में समझते हैं तब आपको ऐसे समझ में आएगा। देखिएगा, अगर इस चीजों को लैंग्वेज में आप समझते हैं तो आपको ऐसे समझ में आएगा। अमीबा अपने शरीर को भोजन निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, इसीलिए शरीर के किसी एक भाग में अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है, जिससे पचा हुआ भोजन कहाँ निकल जाता है? बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, अस्थायी छिद्र का मतलब वो फिक्स नहीं होता है, जब मन करिए तब कहां से क्या करते हैं हम लोग? निकाल लेते हैं। तो ये हो गई अपचे भोजन की बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। देखिए आज का आखिरी सवाल बच्चों कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। जब बात करते हैं प्रोटीन की तो मैं आपको जानकारी की बता दूं, हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत ज्यादा योगदान होता है। प्रोटीन लंबाई बढ़ाने में वृद्धि करता है, शरीर को डेवलप करने में, निर्माण में अपना सहयोग देता है और प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल से प्राप्त होती है। तो अगर आपके शरीर में जो प्रोटीन जा रहा है वह कैसे हम लोग पचाते हैं, तो दालों के प्रोटीन पचाने के लिए अलग कोई व्यक्ति है आपके शरीर के भीतर, और दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए अलग प्रकार के एंजाइम है। व्यक्ति बोले तो एंजाइम, तो दूध को पचाने के लिए अलग एंजाइम है और दालों को पचाने के लिए अलग प्रकार का एंजाइम। यहाँ पे लिखता है कि मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन करने वाले पेप्सिन और रेनिन, ठीक है ना, रेनिन नाम का प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। रेनिन जो होता है वह दूध के प्रोटीन को पचाता है,
जबकि पेप्सिन जो है वह अघुलनशील को पचाता है। यानी दूध को पचाने के लिए रेनिन और इसके लिए पेप्सिन। अघुलनशील मतलब बाकी जिससे प्रोटीन प्राप्त करते हैं, जैसे अंडे से पीले वाले भाग से आप प्रोटीन प्राप्त करते हैं और बहुत सारे स्रोतों से अगर आप प्राप्त करते हैं प्रोटीन, सोयाबीन खाकर प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को पचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? पेप्सिन का करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।